आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास का 9 चैप्टर बल तथा गति के नियम, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं? फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बल और गति के नियम। आखिर बल है क्या और जो गति हम गति करते हैं वो गति के नियम क्या हैं? आखिर गति है क्या? ठीक है भाई, चैप्टर के जो चैप्टर होता है, चैप्टर के नाम में सारी जो चैप्टर है वो सारा उसी में लिखा होता है। इसमें लिखा है बल तथा गति के नियम। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? बल के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे इसके गति के नियमों के बारे में। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। बड़ा बढ़िया। बल तथा गति का नियम। पिछले अध्याय में हमने एक सरल रेखा में वस्तु की स्थिति, वेग तथा त्वरण के आधार पर वस्तु की गति में वर्णन किया। हमने देखा कि ऐसी गति में कभी एक रूपता होती है तथा कभी नहीं। लेकिन अभी हमने ये चर्चा नहीं की कि गति का कारण क्या होता है। समय के साथ वस्तु की चाल क्यों बदलती है? क्या सभी प्रकार की गतियों का कोई कारण होता है? यदि ऐसा है तो इस कारण का स्वभाव क्या है? इस अध्याय में हम ऐसी ही सभी जिज्ञासाओं को बुझाएंगे। सदियों से गति और उसके कारणों ने वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को उलझा रखा था। फर्श पर रखी एक गेंद को धीमे से ठोकर लगाने पर वो हमेशा के लिए गतिशील नहीं रहती। ऐसी परिस्थितियों से ये पता चलता है कि किसी वस्तु की विराम अवस्था है, उसकी स्वाभाविक अवस्था है। ऐसी मान्यता तब तक बनी रही जब तक कि गैलीलियो और आइजक न्यूटन ने वस्तुओं की गति के बारे में एक पूर्णार्थ भिन्न संकल्पना प्रस्तुत की। देखो भाई, हम इस अध्याय में क्या क्या पढ़ेंगे? हम इस अध्याय में पढ़ेंगे कि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं। हम किसी वस्तु पर क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं। जब हमने किसी वस्तु पर बल लगाया, क्या वो हमेशा गतिमान रहे? कि हमने मान लो कोई बॉल पड़ी है, क्या है? बॉल पड़ी हुई है, हमने उस बॉल में लात मार दी। क्या की? लात मार दी। क्या बॉल हमेशा गतिमान रहेगी? नहीं रहेगी। आई बात समझ में? ये चीज़ें हम इस चीज़ में डिस्कस करेंगे कि जो हमारे साइंटिस्ट गैलीलियो और आइजैक न्यूटन थे, उन्होंने गति और बल के बारे में क्या बताया, क्या नहीं बताया। ठीक है। अपने प्रतिदिन के जीवन में हम देखते हैं कि एक स्थिर वस्तु को गति देने के लिए या गतिशील वस्तु को रोकने के लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ता है। सामान्य भाषा में इसके लिए हमें शारीरिक प्रयास करना पड़ता है तथा हम कहते हैं कि किसी वस्तु को गति की अवस्था में लाने के लिए हमें उसे खींचना, धकेलना या ठोकर लगाना पड़ता है। खींचने, धकेलने या ठोकर लगाने की इस क्रिया पर बल की अवधारणा आधारित है। अब हम बल के विषय में विचार करते हैं। ये क्या है? वास्तव में बल को ना तो किसी ने देखा है, ना चखा है और ना ही महसूस किया है। देखो भाई, क्या है कि हम प्रतिदिन देखते हैं कि कोई वस्तु है, मान लो कोई एक क्या नाम है, क्रिकेट का खिलाड़ी है। क्या है भाई? एक क्रिकेट का खिलाड़ी है। वो क्या करता है? वो बॉल को क्या करता है? हिट करता है, बॉल को मारता है भाई। ठीक है, उसने छक्का मारा। ठीक है, जब वो बॉल गति में आ गई, किस में आ गई? गति में आ गई। जो वहां पर दूसरा खिलाड़ी ग्राउंड में होता है वो उसको रोकने का प्रयास करता है ना? करता है कि नहीं करता है? जब वो खिलाड़ी बॉल को रोकने का प्रयास करता है, क्या उसकी गति में परिवर्तन होता है? होता है, नहीं होता है? उसकी गति में परिवर्तन होता है। आखिर फिर क्या कहा है? आखिर बल है क्या? बल क्या है कि हम किसी वस्तु को ठोकर मारें, खींचें, धक्का दें। किसी वस्तु को ठोकर मारे, खींचना, धक्का देना, ये सब क्या है? ये सभी बल है। ठीक है भाई, किसी भी वस्तु को ठोकर देना, धक्का देना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। कि हमने उस वस्तु पर क्या लगाया? बल लगाया। ठीक है भाई, आगे बढ़ बढ़िया। हालांकि बल का प्रभाव हम प्राय देखते या महसूस करते हैं। किसी वस्तु पर बल लगाने पर क्या होता है, ये जानकर हम बल की व्याख्या कर सकते हैं। वस्तु को खींचना, धकेलना या ठोकर लगाना, ये सभी क्रियाएं वस्तु को गति देने की युक्तियां हैं। चित्र 9.1 हमारे द्वारा किसी तरह का बल लगाने पर ही उनमें गति होती है। देखो भाई, क्या है कि बल कभी क्या आपने देखा है? आपने कभी किसी बल को देखा है क्या? नहीं देखा। बल को सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। भाई किसी ने आज तक कोई बल नहीं देखा, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। हम कैसे महसूस कर सकते हैं? कि हम किसी चीज़ को खींचें,
या किसी चीज को धक्का मारें या आती हुई बॉल को रोकें, तो जब हम इन प्रयासों को करते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि उस जो बॉल हमने अपने हाथों से रोकी है, उस बॉल ने हमारे हाथों पे क्या लगाया है, बल लगाया है। हम महसूस करते हैं नहीं करते हैं, करते हैं। ऐसे ही कोई हम दरवाजा होता है घर का, भाई घरों में दरवाजे होते हैं, दरवाजे नहीं होते, होते हैं ना, तो हम दरवाजे को क्या करते हैं, धक्का देकर खोलते हैं या धक्का देकर या फिर खींचकर बंद करते हैं। तो ये सभी प्रक्रियाएं क्या होती हैं, ये सभी प्रक्रिया क्या होती हैं, ये सभी प्रक्रियाएं होती हैं बल को महसूस करने की। बल किसी ने देखा नहीं है भाई। दूसरा क्या है कि किसी भी वस्तु को धक्का देकर या खींचकर गति में लाया जा सकता है। ठीक है भाई, किसी भी वस्तु को धक्का देकर, खींचकर या ठोकर मारकर किसी भी वस्तु को गति में लाया जा सकता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ो। पिछली कक्षाओं में अर्जित ज्ञान के आधार पर इस बात से परिचित हैं कि किसी वस्तु में वेग का परिमाण बदलने अर्थात वस्तु की गति को तेज या धीमी करने के लिए या उसकी गति की दिशा बदलने के लिए बल का प्रयोग होता है। देखो भाई, क्या कहा है कि किसी भी वस्तु की दिशा बदलने में या फिर किसी वस्तु का क्या आकृति बदलने में या किसी वस्तु की जो गति है, दिशा है या उसकी आकृति है, उन सब को बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस वस्तु पर बल लगाना पड़ता है। कहने का मतलब क्या है कि हम बल से किसी भी वस्तु की आकृति बदल सकते हैं, उसकी दिशा बदल सकते हैं और क्या कर सकते हैं भाई, और क्या कर सकते हैं, और हम उस चीज की पोजीशन को बदल सकते हैं, उस वस्तु की पोजीशन को बदल सकते हैं। मान लो भाई हमारे पास एक क्या है, एक स्ट्रिंग है। भाई घरों में स्ट्रिंग देखिए, गूंज बोलते हैं जिसको जी। देखिए भाई, हीटर में लगी हुई होती है, हीटर में लगी हुई होती है। ये क्या है, हमारे पास एक गूंज है। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा है कि हम बल से किसी वस्तु की आकृति को बदल सकते हैं। अब ये हमारे पास कोई वस्तु है, ठीक है भाई, हमारे पास ये गूंज है, क्या है, एक वस्तु है नहीं है, है ना। तो हमने इस गूंज को ऐसे दोनों हाथों से पकड़ लिया, ठीक है भाई, ऐसे दोनों हाथों से पकड़ लिया और इसको खींचना प्रारंभ किया। क्या किया, खींचना शुरू किया। तो इसकी आकृति भाई कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है नहीं बढ़ जाती है, बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती है। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, कोई हमने एक रबड़ की बॉल ली या कोई गुब्बारा लिया, ठीक है, गुब्बारे को, फूले हुए गुब्बारे को या फूली हुई रबड़ की बॉल को हमने दोनों हाथों से ऐसे फोर्स लगाया, ऐसे फोर्स लगाया। क्या जब हमने उस गुब्बारे पर या उस रबड़ की बॉल पर हमने फोर्स लगाया, क्या उसकी आकृति वही रही, नहीं रही, उसकी आकृति में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि हम बल लगाकर किसी भी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु की आकृति बदलने के लिए हमें उस वस्तु पर बल लगाना पड़ता है। ठीक है भाई, मान लो ये गुब्बारा है, गुब्बारा ऐसे गोल होता है भाई, बॉल ऐसी गोल होती है रबड़ की, ठीक है। मान लो हमने इस पर दोनों हाथों से बल लगाया, यहां पे एक हाथ यहां पे है, एक हाथ भाई यहां पे है। तो जब हम दोनों हाथों से बल लगाते हैं, क्या बॉल क्या करती है, हो जाती है भाई, हो जाती है ना। बॉल कैसे हो जाती है, नीचे बढ़ जाती है और ऊपर बढ़ जाती है। कहने का मतलब क्या है कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसकी आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। आई बात समझ में, आगे पढ़ो। आप ये भी जानते हैं कि किसी बल के प्रयोग द्वारा वस्तु का आकार या आकृति भी बदली जा सकती है। यही कहा है ना भाई मैंने कि अभी गुड़िया ने पढ़ा है कि हम बल लगाकर किसी वस्तु का आकार या उसकी दिशा या उसके क्या नाम है, गति में परिवर्तन कर सकते हैं। या तो हम उस बल लगाकर हम उस वस्तु की गति में परिवर्तन कर सकते हैं,
दिशा में परिवर्तन कर सकें, और दूसरा हम उसकी आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है भाई, जब हमने स्प्रिंग पर दोनों हाथों से इसे खींचा था, दोनों हाथों से बल लगाया था, तो स्प्रिंग की आकृति कैसी हो जाती भाई? बढ़ गई थी, नहीं बढ़ गई थी? बढ़ गई थी ना भाई। पहले तो यह आकृति इस पर छोटी सी थी, लेकिन अब तो इससे उस आकृति से बढ़ गई। पहले आकृति गोल थी, लेकिन अब तो गोल नहीं रही। कहने का मतलब यही है कि हम किसी भी वस्तु पर बल लगाकर उस वस्तु की आकृति को चेंज कर सकते हैं। आगे बात समझ में भाई? ठीक है, आगे चले, पढ़ो भाई। संतुलित और असंतुलित बल। अब हम पढ़ेंगे कि बल तो हमने पढ़ लिया कि बल क्या होता है, कि किसी भी वस्तु पर धक्का देना, खींचना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। ठीक है भाई, अब हम पढ़ेंगे बल के प्रकार। एक तो पढ़ेंगे संतुलित बल, दूसरा पढ़ेंगे असंतुलित बल। ठीक है भाई, पढ़ो। चित्र 9.3 में लकड़ी का एक पिंड एक समतल मेज पर रखा है। चित्र में दर्शाए अनुसार दो धागे X और Y पिंड के विपरीत सिरों से जुड़े हैं। अगर हम किसी बल द्वारा धागे X को खींचते हैं तो पिंड दाहिनी ओर खिसकना शुरू करता है। उसी प्रकार अगर हम धागे Y को खींचते हैं तो पिंड बाईं ओर खिसकना शुरू करता है। लेकिन अगर पिंड को दोनों ओर से समान बल द्वारा खींचा जाता है तो ऐसी दशा में पिंड गति नहीं करता। इस तरह के बलों को संतुलित बल कहते हैं तथा यह गति की अवस्था को परिवर्तित नहीं करता। आगे। अब एक ऐसी अवस्था की कल्पना करें जिसमें भिन्न परिमाण के दो विपरीत बल पिंड को खींचते हैं। इस अवस्था में पिंड अधिक बल वाली दिशा में खिसकना शुरू करेगा। इस प्रकार दोनों बल संतुलित नहीं हैं और असंतुलित बल पिंड के खिसकने की दिशा में कार्य करता है। इससे यह पता चलता है कि किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसे गति प्रदान करता है। देखो भाई, संतुलित बल क्या था? पहले हमने क्या ली थी? एक मेज ली थी भाई। क्या ली थी? मेज। ये एक मेज है। क्या है भाई? भाई इसी प्रकार की मेज होती है। हाँ भाई, ये मान लो एक मेज है। ठीक है भाई, और इस पर हमने एक वस्तु रख दी। ठीक है, और इसको हमने X सिरे से बांध दिया और इसको Y सिरे से बांध दिया। ठीक है भाई, हमने इस वस्तु को एक को X सिरे से बांध दिया और एक को Y सिरे से बांध दिया। जब हमने इस वस्तु को X सिरे से अपनी ओर खींचा तो वस्तु X सिरे की ओर आने लगी। ठीक है, और जब हमने इस वस्तु को जिस तरफ से हमने इसको Y वस्तु से बांध रखा है, जो Y सिरा है उससे बांध रखा है, जब हमने उसको उस तरफ से खींचा तो ये Y की तरफ जाने लगी। ठीक है भाई, लेकिन अगर हम X की तरफ और Y की तरफ दोनों तरफ से समान बल लगाएं, अगर हम X और Y दोनों की तरफ से समान बल लगाएं, क्या ये वस्तु टहल जाएगी? क्या ये टहल जाएगी? नहीं टहलेगी। क्यों? क्योंकि हमने दोनों तरफ से क्या लगाया है? समान बल लगाया है। और जब हम दो विपरीत दिशाओं से समान बल लगाते हैं तो नेट फोर्स क्या हो जाता है? क्या हो जाता है भाई? नेट फोर्स हो जाता है जीरो। जब नेट फोर्स जीरो हो जाता है, हमने कहा है कि हम किसी भी वस्तु पर बल लगाकर उस वस्तु को गति में ला सकते हैं। जब यहाँ कोई बल ही नहीं लगा, क्या ये गति में जाएगी? नहीं जाएगी। गति में कब जाती? गति में ये तब जाती जब यहाँ असमान बल होता, मतलब जो नेट फोर्स होता है इस वस्तु पर वो जीरो नहीं होता। आई बात समझ में? आगे भी समझ में? दूसरा, अगर मान लो इस तरफ X की तरफ मैं अधिक बल लगाता हूं और Y की तरफ कम बल लगाता हूं, अगर मान लो X की तरफ मैं अधिक बल लगाता हूं और Y की तरफ से मैं कम बल लगाता हूं, तो ये वस्तु क्या करेगी? ये X की तरफ खींची चली आएगी। क्यों? क्योंकि हमने इस वस्तु पर समान बल नहीं लगाया, और जिस तरफ हम अधिक बल लगाते हैं वस्तु उस तरफ खींची चली आती है। सर काम ना दे देगा स्कूल है। ठीक है भाई, आगे देखो दूसरा एग्जाम्पल। अगर मान लो मैं दो लड़के हैं, क्या है? दो लड़के हैं भाई। ठीक है,
इसके पास भी इतनी एनर्जी है और इसके पास भी इतनी एनर्जी है। ठीक है भाई, इन दोनों के पास समान एनर्जी है। ठीक है, और बीच में क्या रख देता हूँ, बीच में क्या एक सेब रख देता हूँ। मान लो सेब नहीं तो मैं एक कुर्सी रख देता हूँ। ठीक है भाई, बीच में मैंने कुर्सी रख दी और दोनों तरफ समान एनर्जी वाले दो लड़के खड़े कर दिए, और एक लड़का उसको अपनी तरफ खींच रहा है और दूसरा लड़का उसको अपनी तरफ खींच रहा है। क्या वो कुर्सी हिलेगी? वो कुर्सी नहीं हिलेगी। क्यों? क्योंकि उन दोनों बच्चों के पास क्या थी? समान एनर्जी थी। और जब दोनों दिशाओं से किसी वस्तु पर समान बल लगाया जाता है तो नेट फोर्स 0 हो जाता है, जिस वजह से जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, वो क्या नहीं करती, वो गति में नहीं आती। ठीक है, अगर मान लो मैं एक विद्यार्थी लेता हूं ज्यादा एनर्जी वाला और एक विद्यार्थी लेता हूं कम एनर्जी वाला। ठीक है भाई, और बीच में वही कुर्सी रख दी मैंने दोबारा से। ठीक है भाई, और उसको दोनों ने खींचना क्या किया? प्रारंभ किया, शुरू किया। ठीक है, जब दोनों ने खींचना शुरू किया तो कुर्सी भाई ज्यादा एनर्जी वाले विद्यार्थी के पास जाएगी या कम विद्यार्थी वाले के पास जाएगी? ज्यादा वाले के पास जाएगी ना। क्यों जाएगी? क्योंकि उसने उस कम वाले विद्यार्थी से अधिक बल लगाया है। भाई कम एनर्जी वाला विद्यार्थी से उसने कम एनर्जी लगाई है, कम बल लगाया है, और जो अधिक एनर्जी वाला विद्यार्थी उसने अधिक बल लगाया है। कहने का मतलब क्या है कि जो वस्तु है वो उस तरफ जाएगी जिस तरफ अधिक बल लगाया है। क्यों? और पहले तो क्या था, संतुलित बल में तो वो कहीं नहीं जा रही थी, और असंतुलित बल में फिर वो क्यों जाने लगी? वो इसलिए जाने लगी कि संतुलित बल में जो नेट फोर्स था, दोनों तरफ से समान बल लगाया गया था, और समान बल लगाने से जो फोर्स था वो क्या हो गया? 0 हो गया। लेकिन जब हमने एक अधिक बल वाले विद्यार्थी को लिया और एक कम बल वाले विद्यार्थी को लिया, तो उन दोनों का जो एनर्जी थी वो क्या थी? असमान थी। और जब असमान बल लगाते हैं हम किसी वस्तु पर तो नेट फोर्स कितना होता है? वो नेट फोर्स 0 नहीं होता। जिस तरफ अधिक होता है वस्तु इस तरफ चली जाती है। आई बात समझ में? और हमने क्या देखा कि जब हम किसी वस्तु पर संतुलित बल लगाते हैं, जो हमारी वस्तु है वो गति में नहीं आती। आई बात समझ में? और जब हम असमान बल लगाते हैं या असंतुलित बल लगाते हैं किसी वस्तु पर तो हमारी वस्तु कहाँ चली जाती है? गति में आ जाती है। आगे बात समझे भाई? इतनी बात समझ में आ गई? आगे ना भाई? हाँ जी, आगे बढ़ो। क्या होता है जब कुछ बच्चे एक बक्से को खुरदरे फर्श पर धकेलने की कोशिश करते हैं? यदि वे कम बल के साथ बक्से को धकेलते हैं तो बक्सा नहीं खिसकता है, क्योंकि घर्षण बल धकेलने की विपरीत दिशा में काम कर रहा है। चित्र 9.4 यह घर्षण बल दोनों संपर्क सतहों के बीच में उत्पन्न होता है, अर्थात बक्से के नीचे की सतह तथा फर्श की खुरदरी सतह के बीच। यह घर्षण बल धकेलने में लगे बल को संतुलित करता है और यही कारण है कि बक्सा नहीं खिसकता। चित्र 9.4 में बच्चे बक्से को जोर से धकेलते हैं लेकिन बक्सा फिर भी नहीं खिसकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि घर्षण बल अभी भी धकेलने वाले बल को संतुलित कर रहा है। अगर बच्चे बक्से को ज़्यादा जोर से धकेलते हैं तब धकेलने वाला बल घर्षण बल से अधिक हो जाता है। चित्र 9.4 सी यहाँ असंतुलित बल कार्य करता है, इसलिए बक्सा खिसकने लगता है। देखो भाई, एक क्या है? एक बक्सा है। क्या है भाई? बक्सा है भाई। क्या है भाई? ये बक्सा है और इस बक्से को फर्श पर रखा गया है। ठीक है, और एक विद्यार्थी उसको क्या कर रहा है? धकेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उसको धकेल नहीं पा रहा। क्यों? वो इसलिए नहीं धकेल पा रहा क्योंकि जब उस बच्चे ने उस वस्तु पर, उस बक्से पर बल लगाया, उसके विपरीत में उस बक्से और फर्श के बीच में क्या उत्पन्न हो जाता है? घर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है भाई? घर्षण बल। घर्षण बल पता है किसे कहते हैं भाई? कि दो वस्तुओं के परस्पर संपर्क में आने से जब बल उत्पन्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं? घर्षण बल। अब मैं दोनों हाथों को ऐसे रगड़ू ना भाई, ऐसे रगड़ू
भाई दोनों हाथ मेरे संपर्क में आ रहे नहीं आ रहे, मेरे दोनों हाथ परस्पर संपर्क में आ रहे हैं ना, तो इन दोनों हाथों के बीच में भी घर्षण बल उत्पन्न हो रहा है। उसी प्रकार जब बच्चे इस बक्से को धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, जब इस बक्से को बच्चे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, ये बक्सा किस पे रखा है? फर्श पे रखा है। भाई फर्श पे रखा है, आपस में मिल रहे नहीं मिल रहे? मिल रहे ना। तो कहने का मतलब क्या है, इस बक्से और फर्श के बीच में भी घर्षण बल उत्पन्न होगा। ठीक है भाई। अब बच्चा इसको धकेल रहा है लेकिन वो इसको धकेल नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि उस बच्चे के द्वारा लगाया गया बल और बक्से और फर्श के बीच में उत्पन्न होने वाला घर्षण बल क्या है? समान है। और मैंने आपको बताया है कि जब दोनों बल समान होते हैं, जो वस्तु है वो गति में नहीं आती। आगे बात समझ में? भाई संतुलित बल यही तो होता है कि जब हम दोनों तरफ से दो विपरीत दिशाओं से समान बल लगाते हैं तो हमारी जो वस्तु है वो गति में नहीं आती। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से लगाया गया बल समान होने के कारण जो हमारा बल है वो क्या हो जाता है? जीरो। नेट फोर्स इज जीरो। ठीक है भाई, आगे समझ में? और फिर पहले तो एक बच्चा इसको धकेल रहा था, अब इसको दो बच्चे धकेलने लगे। अब इसी बक्से को दो बच्चे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये फिर भी धकेल नहीं पा रहे हैं। बच्चे इस बक्से को धकेल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दो बच्चों के द्वारा लगाया गया बल भी दो बच्चों के द्वारा लगाया गया बल इस बक्से पर और बक्से और फर्श के बीच में उत्पन्न होने वाला घर्षण बल अब भी क्या है? समान है। ठीक है भाई। जब दोनों बल समान हैं तो ये वस्तु, ये बक्सा गति में नहीं आएगा। आगे बात समझ में? लेकिन दोनों बच्चों ने फिर और जोर से, और ज्यादा जोर से इस बक्से को धकेलने का प्रयत्न किया, प्रयास किया। ठीक है भाई। फिर जो दो बच्चे हैं उन्होंने और ज्यादा बल लगाकर, जो पहले बल लगाया था उससे अधिक बल लगाकर इस बक्से को धकेलने की कोशिश की। ठीक है भाई। इस बक्से को क्या की? धकेलने की कोशिश की। तब ये बक्सा क्या हो गया? धकेलने लग गया, धकेलना शुरू हो गया, खिसकना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि उन बच्चों के द्वारा उस बक्से पर लगाया गया बल और बक्से और फर्श के बीच में उत्पन्न होने वाला जो बल है वो क्या हो गया? वो असमान हो गया। कैसा हो गया भाई? असमान हो गया। और जब बल दो दिशाओं से असमान, जब बल दो दिशाओं से लगाया गया बल असमान हो जाता है तो जो वस्तु है वो किस में आ जाती है? गति में आ जाती है। आगे बात समझ में? आगे भाई समझ में कि जब दोनों बच्चों ने इस पर अधिक बल लगाया पहले से, जब पहले लगाया था, जब बक्सा खिसका नहीं था उससे भी और अधिक बल लगाया तो ये बॉक्स से क्या होने लग गया? खिसलने लग गया। ठीक है भाई। ये इस स्थान से खिसकने लग गया। क्यों खिसकने लग गया? क्योंकि उन बच्चों के द्वारा इस बक्से पर लगाया गया बल, घर्षण बल, बक्से और फर्श के बीच में उत्पन्न होने वाला घर्षण बल क्या हो गया? उसके असमान हो गया। ठीक है। और जब बल असमान हो जाता है, जब नेट फोर्स जीरो नहीं होता है तो हमारी वस्तु किस में आ जाती है? गति में आ जाती है। आगे बात समझ में? आगे बढ़ो। जब हम साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है? पेडल चलाना बंद करने पर साइकिल की गति धीमी होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। साइकिल को गति में रखने के लिए हमें फिर से पेडल चलाना पड़ता है। इस अवस्था में ऐसा प्रतीत होता है कि किसी वस्तु को सतत गतिशील बनाए रखने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता है। तथापि वे बिल्कुल गलत है। कोई वस्तु समान वेग के साथ केवल तभी गतिशील रह सकती है जब उस पर लगने वाला बल बाह्य तथा घर्षण संतुलित होते हैं तथा वस्तु पर कोई नेट बाह्य बल कार्य नहीं करता है। अगर किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो उसके वेग में परिवर्तन या उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। इस प्रकार किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है
और उसकी गति या गति की दिशा में तब तक परिवर्तन होता रहेगा जब तक यह संतुलित बल उस पर कार्य करता रहेगा। तथापि यह बल हटा लेने पर वस्तु प्राप्त हुए वेग से गतिमान रहेगी। देखो भाई, क्या है कि हम क्या करते हैं, साइकिल चलाते हैं। भाई सभी ने साइकिल चलाई है? भाई सभी ने साइकिल चलाई होगी। हाँ भाई, बोलते क्यों नहीं हो? सभी ने साइकिल चलाई है? चलाई है। हम क्या करते हैं, साइकिल को पेंडल मारना शुरू करते हैं। ठीक है भाई, हमने पेंडल मारना शुरू किया और जब हमने उस साइकिल को पेंडल मारना शुरू किया तो वो साइकिल लगातार गति में बनी रही। लेकिन जब हम उस साइकिल को पेंडल मारना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो उस साइकिल की जो गति है वो भी धीरे धीरे धीमी होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि साइकिल के टायर्स जो पहिए होते हैं उनके बीच और जो सड़क है उनके बीच में क्या होता है, घर्षण बल उत्पन्न होता है। क्या होता है भाई? घर्षण बल उत्पन्न होता है। भाई मैंने यही तो बताया है कि दो वस्तुओं के संपर्क में आने से जो बल उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं, घर्षण बल। अब टायर है, टायर फर्श के संपर्क में, वो क्या नाम है, सड़क के संपर्क में आ रहा नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो जब दोनों वस्तुएं संपर्क में आ रही हैं तो वहां घर्षण बल उत्पन्न होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों? क्योंकि दोनों वस्तुएं आपस में क्या रहे हैं, परस्पर संपर्क में आ रही हैं। जब हम साइकिल के क्या पेंडल को चलाना छोड़ देते हैं तो कुछ समय बाद क्या होता है कि जो हमारी साइकिल है उसकी गति में क्या होता है, परिवर्तन या धीमी होने लग जाती है। वो इसलिए लग जाती है क्योंकि हमारे द्वारा साइकिल के पेंडल्स पर साइकिल पर लगाया गया बल और साइकिल के टायर्स हैं, जो टायर्स और सड़क के बीच में जो घर्षण बल क्रिएट हुआ है, जो घर्षण बल उत्पन्न हुआ है, वो हमारे बल और घर्षण बल वो दोनों क्या होते हैं, विपरीत में होते हैं। और जब दो बल विपरीत में कार्य कर रहे हो तो गति में परिवर्तन आता है। इसलिए जो हमारी साइकिल है वो क्या हो जाती है, धीमी होने लग जाती है। ठीक है। और क्या कहा है कि हमें किसी भी वस्तु को हमेशा गतिशील बनाने के लिए उस पर हमेशा बल लगाना पड़ेगा। अगर हमने उस वस्तु पर बल लगाना या फोर्स लगाना बंद कर दिया तो हमारी जो वस्तु है वो उसमें उस वस्तु की जो गति है उसमें भी परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। पहले तेज थी, फिर और धीमी हो गई, फिर और धीमी हो गई, फिर और धीमी हो गई, और एक ऐसा समय आएगा अगर हमने उस पर बल नहीं लगाया, अगर हमने उस पर दोबारा बल नहीं लगाया तो ऐसा समय आएगा कि जब हमारी जो वस्तु है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल बंद हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब सिर्फ यही है कि किसी भी वस्तु को नियंत्रण गति में रखने के लिए उस पर असंतुलित बल लगाना पड़ेगा, लगातार असंतुलित बल उस पर लगाना पड़ेगा। अगर हमने उस वस्तु पर घर्षण बल के समान बल या हमने उस वस्तु पर संतुलित बल लगाया है तो वो वस्तु गति में नहीं आएगी। आगे बात समझ में आ गई ना? हाँ भाई। गति का प्रथम नियम वस्तुओं की किस, देखो भाई, गति का प्रथम नियम, गति के प्रथम नियम में हम जो गति का प्रथम नियम है उसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। वो किस लिए कहते हैं, आइए हम वो पढ़ते हैं। भाई जो जड़त्व है, जड़त्व का मतलब होता है अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही बना रहना चाहती है। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही बना रहना चाहती है। लेकिन कब तक? वो जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। आगे बात समझ में? ये होता है जड़त्व का नियम। क्या होता है भाई? जड़त्व का नियम। उसी प्रकार जो गति का प्रथम नियम है वो भी यही कहता है कि जब कोई वस्तु
विराम अवस्था में होती है तो विराम अवस्था में ही रहना चाहती है। और दूसरा कि जब कोई वस्तु गतिशील होती है तो वो चाहती है कि वो गतिशील ही बनी रहे। कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? क्या है भाई प्रथम नियम? क्या है प्रथम नियम? क्या है कि प्रथम नियम ये है, गति का प्रथम नियम क्या है? गति का प्रथम नियम ये है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहना चाहती है, और अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही बना रहना चाहती है। कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। आगे बात समझ में? यह है गति का पहला नियम, जो हमारे साइंटिस्ट किसने दिया था? जो हमारे साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन थे, उसका ये नियम है, उसका ये प्रथम नियम है, जिसको हम क्या कहते हैं? गति का प्रथम नियम, या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, या जड़त्व का नियम। ठीक है, इसके आगे हम कल डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।